Hello and welcome to Theory of Machine course. This course is presented by me, Kanchan Singh. An overview of this course. इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ मशीन में मेनली 9 से 10 टॉपिक हैं जिनका स्टडी हम इस कोर्स में करेंगे, जैसे सिंपल मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस, गियर ट्रेन, फ्लाई व्हील, बैलेंसिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड सो ऑन। ये जो टॉपिक हैं इन सभी की स्टडी हम इस कोर्स में करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ईएससी, गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी ऑफ मशीन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। जब हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता होगी तभी हम उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग? इट्स द इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं किसकी? मोशन की। एंड स्टडी ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिसिप्लिन। स्टडी ऑफ मोशन को 2 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? What is kinematics? Kinematics is the study of motion without the consideration of basic cause of motion, that is force. इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तब हमें इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। पर डायनामिक मोशन विद कंसीडरेशन द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स, इसमें हम फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मैकेनिज्म विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन। किसी भी मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी स्टडी हम करेंगे किनेमैटिक्स में, बट उसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रहा है उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें? किनेमैटिक्स में। इसीलिए ये एक टाइप की स्टडी है फ्रॉम द ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। टू नो द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। ओके।
अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो किनेमेटिक्स क्या है? किनेमेटिक्स हाउ मोशन हैपेंस, नॉट व्हाई इट हैपेंस. इन सिंपल वर्ड्स, kinematics is how motion happens, not why it happens. मोशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये डर करना है. कैसे हुआ, ये है किनेमेटिक्स. तो ये कैसे हुआ, ये किस पे डिपेंड है? टोटली ज्योमेट्री पे डिपेंड है. फॉर ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू पैरामीटर आर रिक्वायर्ड. 4 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन इज वेलोसिटी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ वन इज अ टाइम. ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है. ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt. इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन क्या है? इसकी यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर. जर्क इक्वल टू क्या होता है? da बाई dt. इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड क्यूब. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिए? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स नहीं है. इस यूनिट में कहीं भी आपको फोर्स दिख रहा है? फोर्स मतलब मास. क्या इस यूनिट में मास है? नहीं, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और इस यूनिट में हमें केजी कहीं भी नहीं दिख रहा है. ना इसमें केजी दिख रहा है, ना इसमें केजी दिख रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर मास नहीं है. जब मास नहीं है तो हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया. फोर्स को कंसीडर नहीं किया, इसका मतलब है कि ये किनेमेटिक्स है. ठीक है. मास इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस एनालिसिस. इस एनालिसिस को करने के लिए मास नहीं इन्वॉल्व हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो v क्या होता है? ds बाई dt. इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. अगर मास होता तो kg आता. मास नहीं है. जब मास नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू m इंटू a. m क्या है? मास है, और मास की यूनिट kg. तो यहाँ पे मास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. ठीक है. अब तब आपको क्लियर होगा कि डायनेमिक्स एंड किनेमैटिक्स क्लियरली तभी आपको समझ में आएगा. एक और एग्जांपल से देखेंगे. एंड डायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरेशन द बेसिक. इसमें फोर्स को कंसीडर करना है. तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू a. इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन. या फिर सिंगल लिखो kg इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टोटली यूनिट इसको क्या कह देते हैं? फोर्स की न्यूटन. ओके. इसका मतलब है कि यहाँ पे मास है, दैट इज m. इस एनालिसिस में मास है, तो क्या कहेंगे? मास इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एनालिसिस. इस एनालिसिस में मास इन्वॉल्व है, इसलिए फोर्स कंसीडर करते हैं. काइनेमेटिक्स में फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए उसमें मास इन्वॉल्व नहीं होता है. यहाँ पे मास इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें फोर्स को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दोनों हैं. ये विस्कोसिटी है लेकिन इसमें डायनामिक पैरामीटर लगा दिया है. ये भी विस्कोसिटी है लेकिन इसमें काइनेमेटिक पैरामीटर लगा दिया है. तो अब आपको किस में मास आ रहा है, किस में मास नहीं आ रहा है, तो किस में फोर्स को कंसीडर करेंगे और किस में फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी को. इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर.
न्यूटन का मतलब है, इसमें मास इन्वॉल्व है। न्यूटन मतलब m/a, m मतलब kg मतलब मास इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो डायनामिक विस्कोसिटी में मास इन्वॉल्व हो रहा है, तो फोर्स को कंसीडर किया गया है, इसीलिए इसको डायनामिक पैरामीटर लिखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फोर्स को कंसीडर करेंगे, तो इसी पैरामीटर से नोटिफाई किया है। एंड काइनेमेटिक्स में क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू म्यू इनटू रो। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या न्यूटन आया या केजी आया, नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मास इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो फोर्स को कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए इसको काइनेमेटिक पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको क्लियरली डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि डायनामिक पैरामीटर क्यों यूज करेंगे एंड काइनेमेटिक पैरामीटर का एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ में आ गई होगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन एंड द फोर्सेस विच एक्ट ऑन देम। किसी भी मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कोई मशीन किसी एक पार्ट से मिलकर नहीं बनी होती है, उसमें डिफरेंट पार्ट हैं, और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वो मशीन नहीं होगी, क्योंकि वो आउटपुट ही नहीं कोई देगी। जब आउटपुट नहीं देगी तो वो मशीन नहीं होगी। तो इसलिए उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, और जो मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन, उसकी स्टडी हम करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ही ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास फैन है, फैन का काम है आपको हवा देना, वो घूमेगा तो आपको हवा देगा, वो उसका आउटपुट है। पर जब वो घूमेगा नहीं, उसके बीच में उनके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वो घूमेगा नहीं। जब घूमेगा नहीं तो आउटपुट नहीं देगा, जब आउटपुट नहीं देगा तो वो मशीन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फैन भी एक मशीन है और वो आउटपुट दे रही है, और जो उसमें मोशन हो रहा है, जो भी रिलेटिव हो रहा है, उसकी स्टडी हम थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं। किसी भी मशीन में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बीच में जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी स्टडी हम थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, किनेमैटिक लिंक और एलिमेंट। किनेमैटिक लिंक और एलिमेंट क्या होता है, ये दोनों एक ही है। किनेमैटिक लिंक या एलिमेंट दोनों एक ही है। अब ईच पार्ट्स ऑफ ए मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स हैं मशीन में। अभी सभी पार्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम कहेंगे किनेमैटिक लिंक और सिंपली लिंक और सिंपल एलिमेंट। लेकिन किनेमैटिक लिंक और एलिमेंट होने के लिए एक कंडीशन क्या है, लिंक शुड बी अ रेजिस्टेंट बॉडी। लिंक को रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि डिफॉर्मेशन नेग्लेजिबल होना चाहिए,
उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जो भी बॉडी होगी अगर वो रेजिस्टेंट है उसका मतलब है कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वो रेजिस्टेंट बॉडी नहीं है। तो इसके लिए काइनेमेटिक लिंक का एलिमेंट होने के लिए उसको रेजिस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंट होगी तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन टू द अदर एलिमेंट। जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो एक एलिमेंट से, एक लिंक से दूसरे लिंक तक पावर को ट्रांसमिट कर पाएगी। ठीक है, अगर वो ट्रांसमिट कर पाती है तो ही वो काइनेमेटिक लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। इसको एक रबर बैंड की हेल्प से बाउंड कर दिया है। अगर मूव किया तो क्या है? रबर बैंड क्या है? रबर बैंड डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर और ड्रिवन बहुत ही हैवी बॉडी है और रबर बैंड बहुत ही लाइट है, इट्स नॉट हैवी। तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। जब ये डिफॉर्म हो गया तो ये रेजिस्टेंट नहीं है। जब रेजिस्टेंट नहीं है तो ये फिर किनेमैटिक लिंक नहीं है। तो लिंक होने के लिए एक रेजिस्टेंट बॉडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक किनेमैटिक लिंक का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ लिंक। लिंक कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की लिंक होती हैं। फर्स्ट इज रिजिड लिंक, सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल लिंक एंड थर्ड वन इज फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक क्या होती है? डिफॉर्मेशन निग्लिजिबल होता है, मतलब वो है। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन एंड सिलेंडर, दीज आर रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या है? डिफॉर्मेशन होता है बट एक परमिसिबल लिमिट तक। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम तक उसका डिफॉर्मेशन डिफॉर्म होगी, पर उसके बाद वो एक रिजिड लिंक की तरह काम करेगी। एक लिमिट के बाद वो रिजिड हो जाएगी। तो वो उस टाइप की लिंकों को क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल लिंक। जैसे बेल्ट, रोप, चेन एंड ड्राइवर। मान लीजिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। इसको एक बेल्ट की हेल्प से हमने बाउंड किया है, एक बेल्ट की हेल्प से बाउंड किया है। अभी हम बहुत ही लाइट वेट का रबर बैंड बाउंड कर रहे थे तो वो फॉर्म हो जा रहा था और वो ब्रेक हो जा रहा था। लेकिन क्या है, बेल्ट कुछ टाइम तक डिफॉर्म होगा पर उसके बाद वो रिजिड लिंक की तरह काम करेगा। इसलिए इस टाइप की जो लिंक हैं वो फ्लेक्सिबल लिंक होती हैं। तो बेल्ट, रोप, चेन एंड ड्राइवर। फ्लूइड लिंक, व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर की हेल्प से जो भी पावर ट्रांसमिट हो उसे हम कहेंगे फ्लूइड लिंक। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक क्रेन एंड हाइड्रोलिक जैक में जो भी फ्लूइड होता है वो फ्लूइड लिंक होती है। वो भी कुछ टाइम तक फ्लेक्सिबल केवल बॉडी की तरह काम करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिजिड हो जाता है तो वो फोर्स को, पावर को ट्रांसमिट कर पाता है। तो वो फ्लूइड लिंक है। वहां पे जो भी फ्लूइड यूज हो रहा है की तरह काम करेगा। तो उस टाइप की लिंकों को कहेंगे फ्लूइड लिंक।
एक एग्जाम्पल देखते हैं हम रिलेटिव मोशन को समझने के लिए। मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये गाइड पिस्टन रॉड है, और ये पिस्टन है, और ये सिलेंडर है। जो फर्स्ट लिंक होती है वो हमेशा फिक्स होती है, तो इसको फिक्स कर दिया हमने। इस लिंक, सेकेंड लिंक है हमारी क्रैंक, थर्ड लिंक है हमारी कनेक्टिंग रॉड, और ये फोर्थ लिंक है, ये पूरी फोर्थ लिंक है क्रॉस हेड पिस्टन रॉड एंड पिस्टन। ये हमारी फोर्थ लिंक है। फोर्थ लिंक क्यों है ये पूरी? क्योंकि इन सभी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये इसको एज्यूम कर सकते। अगर हम इसको मूव कराएंगे, क्रैंक को रोटेट कराएंगे, तो हमारी कनेक्टिंग रॉड पर फोर्स अप्लाइड होगा। इस फोर्स की अप्लाइड होने की वजह से ये गाइड्स को, क्रॉस हेड को पुश करेगा। इसकी वजह से ये पूरा पिस्टन अरेंजमेंट ये हमारा रेसिप्रोकेट करने लगेगा, मतलब वन पार्ट से अनदर पार्ट में मोशंस को ट्रांसमिट करेगा। यही होता है रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन टू द अदर एलिमेंट। नाउ लिंक आर एलिमेंट। लिंक की टाइप की होती हैं 3 टाइप की, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक एंड क्वाटरनरी लिंक। जो बाइनरी लिंक होती है, द लिंक विच इज कनेक्टेड टू द अदर लिंक एट 2 पॉइंट्स। कोई भी लिंक है किन्हीं दूसरी लिंक्स के साथ वो कनेक्ट है, अगर वो 2 पॉइंट से कनेक्ट है तो वो बाइनरी लिंक है। टर्नरी लिंक क्या होती है? द लिंक विच इज कनेक्टेड टू द अदर लिंक्स एट 3 पॉइंट्स। कोई भी लिंक किन्हीं भी दूसरे लिंक्स के साथ अगर वो कनेक्शन है, 3 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है, तो वो टर्नरी लिंक है। ऐसे ही क्वाटरनरी लिंक, द लिंक विच इज कनेक्टेड टू द अदर लिंक्स एट 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट है कोई भी लिंक किन्हीं दूसरे लिंक्स के साथ, तो वो क्वाटरनरी लिंक है। देखा कि मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में रिलेटिव मोशन होता है। जो मोशन होता है, अब उसको देखेंगे कि वो जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कितने टाइप का होता है। तो रिलेटिव मोशन 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा क्या है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरा क्या है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। बट रिलेटिव मोशन होने के लिए किसी भी सिस्टम के पास मिनिमम 2 लिंक्स होना जरूरी है। ये कंडीशन है। अगर 2 लिंक होंगी तो ही मोशन में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। तो मिनिमम 2 लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैविंग अ रिलेटिव मोशन। तो मिनिमम 2 लिंक्स रिक्वायर्ड हैं। किसी भी सिस्टम को रिलेटिव मोशन देने के लिए 2 लिंक होनी ही चाहिए। और मोशन कितने टाइप के हैं? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को ही सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन भी कहते हैं। दूसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरा है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जो कंप्लीटली एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है वो डिजायर्ड मोशन है।
डिजायर्ड मोशन मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें दे रहे हैं। ये दोनों मोशन हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो हमें दे रहे हैं, इसका मतलब दिया है डिजायर्ड मोशन। और सेकेंड नाम है, ये दोनों कंस्ट्रेंट मोशन है। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? अनडिजायर्ड मोशन है, इसीलिए इसको अनकंस्ट्रेंट मोशन भी कहते हैं। पहला क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, when the motion between a pair is limited to a definite direction irrespective of the direction of the force। टू ए डिफिनेट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में हमको फोर्स मिलता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन मिलता है। फिर हम फोर्स किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करें, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो एक ही डिफिनेट डायरेक्शन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक स्क्वायर स्लॉट था, इसमें स्क्वायर बार है। जब स्क्वायर स्लॉट स्क्वायर बार है तो वो क्या कभी सर्कुलेट करेगा? क्या ये घूमेगा? क्या कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर है और स्क्वायर स्लॉट में है। ये सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकता है। फिर हम मोशन किसी भी डायरेक्शन में अप्लाइड करें, फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाइड करें, इसका मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज रेसिप्रोकेशन होगा इसका। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक सर्कुलर बार है और सर्कुलर स्लॉट, इसमें कॉलर लगा हुआ है। ये फर्स्ट लिंक है और ये सेकंड लिंक है। जो फर्स्ट लिंक है वो क्या है? कॉलर दिस स्लॉट। क्यों ये दोनों एक ही लिंक क्यों है? क्योंकि इनके दोनों के बीच, कॉलर और स्लॉट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको वन लिंक माना है। इसमें इन दोनों एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन होती है। इसको हमेशा सोच लेते हैं कि ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है, बट ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि जो ये कॉलर है ये और ये जो स्लॉट है, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए ये वन ही लिंक है। तो ये वन लिंक एंड जो सेकेंड लिंक है ये बार, ठीक है, तो ये इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर देगा। तो मतलब ये सिर्फ सर्कुलेट होगी, ये रेसिप्रोकेट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलर लगा हुआ है। तो केवल एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है, ठीक है। Now, in completely constrained motion, when the motion between a pair can takes place in more than one direction, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन हो तब वो क्या होता है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक स्लॉट है, एक सर्कुलर स्लॉट है और इसमें एक सर्कुलर बार है। यहाँ पे हमने इसमें कॉलर नहीं लगाया हुआ है, उसमें कॉलर था, इसलिए वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन था। इसमें कॉलर नहीं है तो ये क्या करेगा?
सर्कुलेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। तो इसके दो मोशन पॉसिबल हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज सक्सेस। Next one is successfully constrained motion. When the motion between a pair is such that the constrained motion is not completely by itself but by some other means, then the motion is said to be a successfully constrained motion. मान लीजिए ये फुट स्टेप बेयरिंग है, ये कोई फर्स्ट लिंक है और ये सेकेंड लिंक है, ये शाफ्ट है। अगर हम इस पे लोड अप्लाई ना करें तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलेटरी मोशन भी इसका होगा एंड रेसिप्रोकेशन मोशन भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन हमें इसको सक्सेसफुली बनाना है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट करना है, तो हमने इस पे लोड अप्लाई कर दिया है। लोड अप्लाई होने की वजह से सिर्फ इसका एक ही मोशन पॉसिबल हो जाएगा, ये सिर्फ सर्कुलेट करेगा, सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। सो थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।